भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि कितने यूपीए के भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल में पहुंचाने का काम किया। इस चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपया लगभग भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है और पूरा विपक्ष मिलकर के 25,000 करोड़ रुपया ने खर्च कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी से त्रस्त है। हम इतना मान रहे हैं कि बीजेपी पहले की अपेक्षा बहुत कम से जीतने जा रही है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 से 150 ईवीएम मशीनें खराब हुई और मेरा ये कहना है कि जब ईवीएम मशीन खराब होती है तो और जब वो मशीन बदली जाती है तभी उसके अंदर सबसे बड़ा घोटाला होता है। अब यह चुनाव मोदी वर्सेस इस देश की आम जनता से। नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। लोकसभा चुनाव में 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 5वें चरण में चाहे इंडिया गठबंधन के दल हों चाहे एनडीए के दल हों, दोनों ओर से पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि लिख के दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जितनी उम्र है राहुल गांधी की उतनी सीटें भी नहीं आ रही है कांग्रेस पर। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव की? कौन मुद्दे हावी है लोकसभा चुनाव में? क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में? उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? दिल्ली में क्या होने वाला है? पूरे देश में जो राज्य हैं उनकी स्थिति क्या है? कौन से मुद्दे हावी हैं और कौन सा दल जो है हावी होने जा रहा है? क्या स्थिति है चुनाव की? इन पर चर्चा करने के लिए हमसे 2 शख्सियत जुड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रख्यात नेता हैं और किसान नेता भी रहे, पत्रकार भी रहे, लेखक भी रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम मेरे दाहिने हाथ पर हैं और समाजवादी समागम के राष्ट्रीय महासचिव हैं और समाजवादी नेता भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक दोनों हैं। हम इन दोनों शख्सियत से चर्चा करेंगे क्या स्थिति होने वाली चुनाव की। पहले मैं डॉक्टर सुनीलम के पास आऊँगा। डॉक्टर सुनीलम, कौन से मुद्दे इस समय चुनाव में हावी है, क्या लगता है आपको? देखिए, जनता की नज़र में तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, किसानों के लिए एमएसपी का है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। ये मुद्दे जो जनता की नज़र में हैं। लेकिन मोदी जी की नज़र के अंदर जो पूरा मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान का है, भारत पाकिस्तान का है। हेमंत शर्मा की नज़र के अंदर जो है, आज उन्होंने बोला है कि ज्ञान व्यापी बनवाएंगे और जो है इसके साथ साथ काशी के अंदर भी उन्होंने कहा है कि मथुरा में भी उन्होंने कहा है कि हम मंदिर बनवाएंगे। तो ये जो अमित शाह हैं उनकी नज़र के अंदर जो है वो 400 सीटों की बात है और वो ये घोषणा कर रहे हैं कि भाई 40 की 40 सीटें हम बिहार में जीतेंगे। जिस राज्य में जितनी सीटें सभी वो जीतने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने निर्णय कर लिया है और 4 चरणों के अंदर वो निर्णय पेटी के अंदर डल चुका है, ईवीएम के अंदर वो डाला जा चुका है वोट के फॉर्म में और 4 जून को मोदी सरकार का जाना तय है। उसके पहले अब ये जो 3 चरण बचे हैं, इन 3 चरणों के अंदर क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है तो आधार क्या है उसका? आधार ये है कि देखिए, उन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बनाया, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अगर चल गया होता तो फिर उन्हें ज्ञान व्यापी के मुद्दे की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो चल गया होता तो सीए एनआरसी की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो चल गया होता तो नीतीश को लाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये सब चल गया होता तो फिर ठाकरे परिवारवाद के खिलाफ बहुत भाषण करते थे, फिर राज ठाकरे को लाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर चिराग पासवान को जो है 5 सीटें देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर सीता सोरेन को लाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मामला सब कुछ चल जाता तो अब जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कल इन्होंने जो बयान दिया, या फिर जो कह रहे हैं कि एक्सरे करेंगे और मंगलसूत्र के ऊपर आ गए, भैंसे खोलने को लेकर के आ गए, पैसे को बांटने के सवाल को लेकर के आ गए, तो रोज़ रोज़ जो घबराए हुए हैं और जो नए नए सवाल उठा रहे हैं उससे उनका जो लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल
और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसी से पता चलता है कि वो चुनाव हारने की दिशा में बढ़ रहे हैं और बहुत बौखलाए हुए हैं। और फिर विनाशकाले विपरीत बुद्धि ऐसा हो जाता है, आदमी कुछ तो भी बोलता है, कुछ तो भी करता है, और वो सब देश की जनता इसको साफ साफ तौर पे देख पा रही है। जी अरुण श्रीवास्तव जी, समाजवादी समागम के माध्यम से आप लोग पूरे देश में घूमे, आपका राजनीतिक दल भी नहीं है, लेकिन आपने नारा दिया भारतीय जनता पार्टी को हराने का। तो पहले तो प्रश्न मेरा आपसे ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देश भर में आप लोग घूमे, तो क्या वजह रही कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं? अब ये भी कोई बताने की चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हराना चाहते हैं। समाजवादी विचारधारा के हम लोग हैं। सबसे पहला हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। हम मानते हैं कि अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर समाज कहाँ से आएगा। और ये तय है कि इस आदमी के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। कौन से आदमी के अंदर? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मैं ही मानता हूँ। अब तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई विज्ञापन नहीं आ रहा है। अब मोदी की गारंटी है, मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कम से कम डेमोक्रेटिक ढंग से काम करती थी, चुनाव भी होते थे कभी कभार, उनके मेंबरशिप होती थी, अब तो कुछ है ही नहीं, सब मोदी है। मतलब विज्ञापन जो आए हैं कि मोदी की गारंटी है या ये मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। अब मोदी ही गारंटी ले रहे हैं। खुदा न खास्ता कल कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर तो भाजपा कह सकती है कि मतलब कि मोदी की गारंटी थी, मोदी ने कहा था, हम मतलब क्या मतलब। तो श्रीवास्तव जी, आप पूरे देश में घूमे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो कितना अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिला? क्या लोगों की प्रतिक्रिया हुई? आपको चुनाव से पहले या इस समय क्या लग रहा था कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे या नहीं? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ और उसके पहले श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का हुआ बनाया 400 पार का, और मैं समझता हूँ कि उससे हमारे नेता भी बहुत सब दहशत में थे। हमारे नेताओं को 6 महीना पहले जो गठबंधन कर लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। सीटों का बंटवारा जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। और 400 पार का नारा जिस तरह से, जिस जोर शोर से मोदी दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि सब लोग थोड़ा दहशत में थे। नहीं, पहले चुनाव का जो पोलिंग हुआ है और लेकिन श्रीवास्तव जी, आप लोग समाजवादी लोग हैं, और मैंने देखा 77 में जब इमरजेंसी के खिलाफ जो है समाजवादी खड़े हुए, 1.5 साल लोगों को जेल में रहना पड़ा। लोग तो समाजवादी तो कभी डरते नहीं है। इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी को बड़ा तानाशाह माना जाता, तब नहीं डरे समाजवादी। तो समाजवादियों में भी दहशत का माहौल, ये क्या कारण रहे इसके? देखिए, हम जो समाजवादी समागम है इसमें कोई दहशत में नहीं है। जो नेता लोग हैं, जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन पहले फेज में जिस तरह से पोलिंग हुई और पोलिंग कम हुई, और जहां भी जनता खुद ही तैयार थी, मैं दूसरे फेज के उसमें 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में गया उत्तर प्रदेश में। उस गांव में कोई भी विपक्ष का आदमी पहुंचा नहीं था, फिर भी गांव के लोग तैयार थे कि हम लोग मोदी को हरा रहे हैं, मोदी को हरा रहे हैं, ये उनका कहना था। मैंने पूछा कोई पार्टी के लोग आए थे? कहा कोई नहीं आया था, किसी को आने की जरूरत भी नहीं है, आप भी परेशान मत होइए, हम लोग खुद सब लोग तैयार हैं। नहीं तो जो चुनावी मैनेजमेंट होता है और उसके लिए जो पैसे चाहिए, उसका एक अंश भी किसी पार्टी के पास न संगठन है बढ़िया, न कांग्रेस पार्टी के पास संगठन है बढ़िया, न समाजवादी पार्टी के पास है। कहने के लिए अखिलेश जी के पास पूरी लिस्ट होगी, लेकिन हम जो देख रहे हैं कहीं कोई संगठन नहीं है। फिर भी यह जनता तैयार हो गई है। अब यह चुनाव मोदी वर्सेस इस देश की आम जनता से है, और आम जनता ने देख लिया पिछले 10 वर्षों में कि यह आदमी देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कितना झूठ बोलता है। जितने भी वायदे किए थे, एक भी वायदे पूरे नहीं किए, और आज फिर मोदी गारंटी दे रहे हैं। जी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुनीलम, अरुण श्रीवास्तव जी का भी ये कहना है
कि भाई इन लोगों के पास में, ना कांग्रेस के पास ना समाजवादी पार्टी के पास, वो दूसरे भी दल हैं विपक्ष के, इनके पास कोई संगठन तो है नहीं। एक गांव का हवाला भी दिया इन्होंने कि वहाँ विपक्ष का कोई लोग नहीं पहुँचे वहाँ पर, लेकिन हम पहुँचे तो वो लोग मोदी को हराने को तैयार थे, कह रहे आप नहीं भी आते तब भी हम हराते। तो विपक्ष के पास संगठन नहीं है। हम देख रहे 10 साल तक कोई रैली नहीं की, कोई आंदोलन नहीं की, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो फिर हार कैसे रही है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो इस बात को से सहमत नहीं हूँ कि संगठन नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, समाजवादी पार्टी का मैं राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ, उसका विधायक दल का नेता रहा हूँ। मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी का संगठन हर ज़िले में है और नीचे तक है, और लगातार उसके आंदोलन चलते हैं, लगातार मीटिंगें चलती हैं, लगातार उसके सम्मेलन लगातार होते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर उसका संगठन कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जहाँ पर उसकी ताकत है वहाँ पर उसका अपना संगठन है, लोग हैं। अभी के अंदर 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर था जहाँ पे मैंने इंडिया गठबंधन का कैंपेन करने का काम किया, तो मैंने सभी जगह पे देखा कि ताकत के साथ में लोग खड़े हैं। वो संगठन के अंदर एकजुटता जिस तरीके की होनी चाहिए और जिस तरीके का संसाधन होना चाहिए, उसकी कमी दिखलाई पड़ती है। लेकिन संगठन तो है ही है, बहुत पुरानी पार्टियां हैं, मतलब कई जनरेशन के साथ में लोग जो है वो पार्टियों के साथ में जुटे हुए हैं। नई पीढ़ी भी जो है वो आ गई है राजनीति के अंदर, तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि लोग जो है 10 साल में पूरी तरीके से उकता गए हैं, निराश हो गए हैं। जितने भी वायदे किए थे वो सब झूठे साबित हुए हैं। मिसाल के तौर पे किसानों से वायदा किया था कि उनकी आय दुगना करने का काम करेंगे, महंगाई दुगनी हो गई, वो नहीं हुआ। किसानों से कहा था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का काम करेंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी जो है किसानों को नहीं मिली। जो आत्महत्याओं को रोकने की बात थी या कर्जा मुक्ति की बात थी, कुछ भी जो है इन्होंने किया नहीं है। जिससे भी जो वायदा किया था, सबसे बड़ा सवाल इस देश के अंदर जो है वो रोज़गार का सवाल है, और वो जो रोज़गार का सवाल है वो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। और मैं इसको नेगेटिव अगर बात नहीं करूं, मैं अगर पॉजिटिव बात करूं, तो असल में जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम किया, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख वैकेंसियां भरने का काम करेंगे, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि हम जो है 60 लाख नए पद पैदा करने का काम हम करेंगे, और इससे आगे बढ़ कर के जो एक अप्रेंटिस करने का अधिकार, जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें 1 लाख रुपया साल दिया जाएगा, या महिलाओं से जो कहा कि 8,500 रुपया महीना देंगे। आपको मालूम है मेरे यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो लाडली बहनाओं के चलते ही सरकार बन गई थी। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह को धक्का दे दिया और उसको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, लेकिन 1200 रुपया देने लगे थे तो सरकार उनकी बन गई। अब 8,500 रुपये की अगर बात है तो ये बहुत बड़ी गारंटी है। और कर्नाटक के अंदर क्योंकि इन्होंने जो कहा था, गारंटी दी थी, जो है वो गारंटी को पूरा करने का काम किया, तो हम लोग ये बात को मान के चलते हैं कि भाई जो कहा था वो किया है, तो फिर किसानों को भी गारंटी एमएसपी की मिलेगी, किसानों की भी कर्जा मुक्ति होगी, महिलाओं के लिए जो है। डॉक्टर साहब, ये कर्जा माफ़ी की बात आई, मैं आपको बताऊं कि 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की अगुवाई में जो सरकार चल रही थी, जब कर्जा माफ़ी हुई किसानों की, तो बहुत बड़ा उसमें ये मान के चले कि बड़ा घोटाला कर्जा माफ़ी योजना में मिला। छोटे छोटे व्यापारियों ने अपने कर्जे माफ़ करा लिए किसान मद में दिखाकर। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सत्ता में आकर कुछ किया नहीं। एक बड़ा घोटाला उस समय देखने को मिला था। कितने बैंक के जो मैनेजर थे उसमें अभियुक्त माने जा रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कर्जा माफ़ी योजना में 2008 में घोटाला देखने को मिला, तो उसमें भी क्या गारंटी होगी किसानों को फ़ायदा होगा डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो मानता नहीं हूँ। अब आप क्योंकि पत्रकार जगत के हैं, आपको पास में ज़्यादा जानकारियाँ रहती हैं। छुटपुट कहीं पे कोई घटना हुई होगी। 70,000 करोड़ की माफ़ी हुई थी। 70,000 करोड़ के अंदर 70 लोग मुझे बताइए जो जेल के अंदर हो कर्जा माफ़ी के घोटाले के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई बात है। इंडिविजुअल्स जो हैं हर योजना के अंदर कुछ ना कुछ घोटालेबाज घुस जाते हैं, कुछ दलाल घुस जाते हैं। डॉक्टर बात तो डॉक्टर साहब बात यहाँ दूसरी बात है। यहाँ पर चरण सिंह जी बात ऐसी है कि मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया।
5 लाख करोड़ में इस देश के 15 करोड़ परिवारों की कर्जा मुक्ति हो सकती है। 16 लाख करोड़ में 24 साल तक मनरेगा के मजदूरों को 100 दिन का काम दिया जा सकता है। तो मसला यहाँ पर यह है कि जो देश के संसाधन हैं उसका इस्तेमाल आप किसके लिए करना चाहते हैं? आप अडानी अंबानी को वो देना चाहते हैं या जिसको ज़रूरत है, किसान है, मज़दूर है, गरीब है, महिला हैं, जो जिन्हें विकलांग कहा जाता है वो हैं, स्पेशली एबल्ड जिन्हें कहते हैं, तो जिसको मदद की ज़रूरत है उसे करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात होनी ही चाहिए। हम तो आपके यहाँ पर, मैं इस स्टूडियो में पहले भी बैठा हूँ और पहले भी हमने तो कहा है कि अडानी अंबानी की संपत्ति को रात-सात करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर इनकी संपत्ति रात-सात हो जाए तो पूरे देश के सब लोगों को जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी अधिकार जो है वो उनको मिल सकता है। तो लेकिन डॉक्टर साहब, लोगों का ये कहना कि ये सारे लोग जो विपक्ष में है इस समय, तो ये भी तो सब आजमाए हुए हैं। भाई यूपीए सरकार में सारे लोग सरकार में शामिल थे, ऐसा तो है नहीं कि नए लोग आए हों, तो ये भी सब आजमाए हुए। इनके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन चला, उसके बाद में बदलाव हुआ। तो लोगों के सामने दिक्कत ये है कि भाई विश्वास करें किस पे? जी डॉक्टर साहब। नहीं तो आप बताना चाहिए ना, आपको मालूम है हम तो खुद ही अन्ना आंदोलन में थे, है ना। 5 लाख करोड़ वाला जो है वो हमने भी बोला था, हमारी मंच से भी बोला गया था, लेकिन अभी तो बताना चाहिए ना। हम तो ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि कितने यूपीए के भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल में पहुंचाने का काम किया। हम तो खुद ही वो लिस्ट उनसे लेना चाहते हैं। नहीं तो हम ये बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया और उसको पैसा लेकर के अंदर जो फर्जी दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ, अमानक दवाइयाँ बना रहे हैं। और मैं तो खुद ही वो जो है कोविड शील्ड लगवा के बैठा हूँ। 2 बार मुझे कोरोना हुआ था, है ना। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो गई। अब तो यूके की रिसर्च एजेंसी ने बता दिया है कि लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है। तो लोगों की जान को जोखिम में डाल करके आपने जो लोग, जो एक वैक्सीनेशन की कंपनियों वालों से भी पैसा लिया, तो जेल में तो इनको जाना चाहिए, है ना। और पुराने अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आप 10 साल अगर प्रधानमंत्री रहे, आपने जेल नहीं भेजा, तो आपने क्या किया ये आपको बताना चाहिए, है ना। क्योंकि भ्रष्टाचार आप कह रहे थे कोई टॉलरेंस, नो टॉलरेंस टू करप्शन, तो भाई फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब एक प्रश्न और करूँगा, फिर मैं अरविंद श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। भाई राज्यों में कई जो है गैर भाजपा सरकार है, तो वो जो राज्यों में सरकार है प्रदेश में, तो वहाँ पर भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, करप्ट नेता हैं। तो राज्य सरकारें क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो करप्ट नेता हैं उन्हें जेल भेजती? अरे भाई आप भी कमाल कर रहे हैं। राज्य सरकार चलने कहाँ दे रहे हैं? आप तो देख रहे हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री था अरविंद केजरीवाल, उसे जेल भेज दिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कुछ मोहलत देके बाहर किया, 1 तारीख तक बाहर किया, 2 को फिर अंदर चला जाएगा, है ना। वो जो है हेमंत सोरेन को जो है जेल भेज दिया। 10 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर की लोगों ने विपक्ष की सरकार बनाई और वहाँ पर इन्होंने 50-50 करोड़ के अंदर एक विधायक खरीदने का काम किया। इन्होंने पूरी बीएस जो है अपना शिवसेना को खल्लास कर दिया, इन्होंने एनसीपी को खल्लास कर दिया। इनने अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर ये डालते हैं लोग। और जितने करप्ट लोग हैं, अजीत पवार था, कह रहे था जो है अमित शाह ने बोला कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, उसके बाद में उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा जो है उसे कहते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टतम जो है वो नेता है, और उसके बाद में वो सीएम बना हुआ बैठा है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये मोदी का वॉशिंग मशीन, मोदी का जो पूरा वॉशिंग पाउडर है, इसके अंदर जितने करप्ट पॉलिटिशियन हैं वो इधर से लेकर के वो साफ़ सफाई करके वहाँ रख लेते हैं। और आपने देखा है कि यहाँ टीएमसी के अंदर क्या हुआ था, है ना। जितने लोग थे जिनको दबाव में ले सके, उसके अंदर जो है इंडियन एक्सप्रेस ने तो बाकायदा 25 नेताओं की, देश के सबसे बड़े 25 नेताओं की बाकायदा उन्होंने छापा था, है ना, लिस्ट छापी थी, है ना, जिनको कि आपने अपनी सीबीआई, आईडी और ईडी के से आपने ब्लैकमेल करके, दबाव डाल करके, है ना, किया। और उसके बाद में उन्हें अपने पार्टी के अंदर ले लिया। जी 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 डॉक्टर साहब, पूरा पाखंड है जो पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाखंडी पॉलिटिशियन और सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला जो पॉलिटिशियन है, उसका नाम श्री नरेंद्र मोदी है। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर आता हूँ। अरविंद श्रीवास्तव जी, आप तो आंदोलनकारी रहे हैं और अभी अरविंद केजरीवाल का नाम आया। अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोप में अभी जमानत पर हैं, अंतरिम जमानत पर, 1 जून तक जमानत मिली उन्हें।
तो भाई भ्रष्टाचार में ऐसा नहीं कि सारे आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे ही कर देंगे, साहब षड्यंत्र रच रही है। इस देश में न्यायपालिका भी है, ऐसा नहीं है। आपके डिप्टी सीएम जो है अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद है, संजय सिंह जी अभी जमानत पर आए हुए, अरविंद केजरीवाल जमानत पर आए हुए। ये तो सबसे बड़ी बात, अन्ना हजारे अगुवाई कर रहे थे आंदोलन की, और अभी कल बयान आया उनका कि जिन नेताओं के पीछे ईडी पड़ी हुई है उन्हें वोट नहीं देना। भाई आंदोलन की अगुवाई करने वाले अन्ना हजारे सरकार में जो एक जांच एजेंसी होती है, जो आरोप लगाते थे कि भाई जांच यूपीए सरकार में कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही यूपीए सरकार, आज जांच एजेंसी की पैरवी कर रहे हैं अन्ना हजारे। तो आंदोलनकारियों पर, आंदोलनों पर लोग कैसे विश्वास करेंगे? क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे पर जी? देखिए, मैं अन्ना आंदोलन में नहीं था, हमारे साथी सुनीलम थे, लेकिन मैं नहीं था, इसलिए मैं पहले से ही अन्ना हजारे का बहुत बड़ा कोई समर्थक नहीं हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का भी समर्थक नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल साहब हैं उनका भी मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सबका साथ चाहिए, इसलिए हम उनके साथ हैं या वो हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए भी हमने सब लोग इकट्ठा हुए थे, तभी कांग्रेस पार्टी हार रही थी। और कुछ साथी हमारे कहते हैं कि आप ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा दिया। अगर हम उस समय कांग्रेस पार्टी को नहीं हराए होते तो इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह हो गई होती, और कम से कम आज कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात तो करती ही है। कम से कम आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी, जिसने ये बताया था कि हम लोकपाल लाएंगे, ईमानदारी का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे। अरविंद केजरीवाल तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ बैठते नहीं थे। हम लोग के विपक्षी पार्टियों की जब मीटिंग होती थी तो मैं कहते थे वो कि मैं तेजस्वी के साथ या लालू यादव के साथ मैं बगल में बैठूंगा नहीं। इतना बड़ा उनका ढकोसला था। लेकिन जो भ्रष्टाचार आया है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, लेकिन बीजेपी ने उनको फंसा दिया। तो ऐसे ही हमारे भी समाजवादी नेताओं को फंसाया, जिसके लिए वो कहते थे कि हम इनके बगल में नहीं बैठेंगे। आज उनको पता लग रहा होगा कि जितना भी नेताओं के खिलाफ बात की जाती है वो सब में 100% सही नहीं होता है। और आज केजरीवाल साहब खुद जेल में है। मैं उनसे खुद सहमत नहीं हूं, माफ कीजिएगा, हमारे साथी सुनीलम भी सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री के पद की कोई गरिमा है या नहीं है? आप चीफ मिनिस्टर होकर जेल में रहेंगे? इसके पहले कि अभी शिबू सोरेन, अरे हेमंत सोरेन जेल जाने के पहले मुख्यमंत्री से उसने इस्तीफा दिया। ये सब परिपाटी 100 साल बाद भी याद रखी जाएगी, लेकिन आपने नहीं इस्तीफा दिया है। सारी आपकी गरिमा खत्म हो गई, जितने आपके बातें थी सब खत्म हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया है कि अब नेता इन उद्देश्यों को, इन नीतियों को छोड़ करके किसी तरह से इनसे लड़ें। इलेक्शन बॉन्ड का जो मामला है उसमें सबसे बड़ा आरोप है कि साहब 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल साहब ने लिया। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज तक ईडी सीबीआई ने कोई प्रमाण नहीं दिया है कि वो पैसा केजरीवाल की नॉलेज में था या सिसोदिया के नॉलेज में था या नहीं था, या उन्होंने लिया। कथित शराब घोटाले में जी। हाँ, और 1 रुपया कहीं बरामद नहीं हुआ है। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, मैं इतना नंगी गलत ढंग से गिरफ्तारी आज तक कभी किसी की नहीं हुई थी। जब कुछ भी नहीं मिला है तब भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जमानत भी नहीं हो रही है। आप 1 साल 3 महीना हो गया सिसोदिया को जेल गए हुए, जमानत नहीं हुई आज तक। हमारी कोर्ट भी पता नहीं क्या देखना चाहती है, कितनी परीक्षा लेना चाहती है हम लोगों की। आप इस घोटाले में समझिए, जिस आदमी ने बयान दिया कि हम तो केजरीवाल साहब को जानते तक नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना हमने कभी पैसा दिया है, उसको उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया और उससे ज़बरदस्ती केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। उसका उदाहरण ये है कि जिस दिन वो जेल में बंद हुआ उसकी भी जमानत नहीं हो रही थी, लेकिन जब उसने यह बयान दिया कि हाँ हमने पैसा दिया है,
उस दिन उसकी जमानत हो गई और उसी दिन 5 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने खरीद के कांग्रेस बीजेपी को दिया। और जिस दिन केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया उस दिन 50 करोड़ का उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और भाजपा को दिया। इस घोटाले में ये तो तय नहीं है अभी कि केजरीवाल साहब को उसने पैसे दिए या नहीं दिए, कोई सबूत नहीं है। 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को तो उसने दिया ही दिया है। साहब ये राजनीति बहुत महंगी हो गई है। मैं तो अब यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर कोई नेता भ्रष्ट नहीं है तो राजनीति नहीं कर सकता है। वो सड़क के गांव के किसी गलियारे में जाके एकदम घुट के मर जाएगा। कोई राजनीति नहीं कर सकता बिना पैसे के। केजरीवाल साहब जो बढ़ रहे हैं बिना पैसे थोड़ी बढ़ रहे हैं, वो भी कहीं से ला ही रहे होंगे पैसे। जी श्रीवास्तव जी, आपने इमरजेंसी इलेक्ट्रल बॉन्ड का सुनिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड बड़ा छोटा सा हिस्सा है इस राजनीति में जो पैसे खर्च हो रहे हैं। इस चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपया लगभग भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है और पूरा विपक्ष मिलकर के 25,000 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर रहा है। कहां से आप चुनाव लड़ा पाएंगे, कहां चुनाव जीतेंगे? जो चुनाव में जो हम कमजोरी बता रहे हैं विपक्ष की, वो इसलिए कि पैसा ही नहीं उनके पास। श्रीवास्तव जी, आप भारतीय जनता पार्टी को हराने निकले हैं, आपका समाजवादी समागम, तो अब जो चुनाव चल रहा है इसमें कितनी सफलता मिल रही है और इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, हम कोई गिनती तो नहीं गिना सकते आपको, लेकिन ये मैं जब जानता हूँ कि जब जनता ही लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ तो कुछ भी हो सकता है। इनकी सरकार का बहुमत का आंकड़ा ये पार कर पाए, ये भी यही बहुत बड़ी बात हो जाए, वो भी नहीं हो सकता है। जी जी, डॉक्टर सुनीलम, मध्य प्रदेश के जो है इसमें चुनाव जो है चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपको जो है वहाँ की आप राजनीति करते हैं, आंदोलन करते हैं, एक ज़बरदस्त पकड़ वहाँ की आप पर है राजनीति की। कितने सीटें वहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और कितने एनडीए? जी देखिए, एक मध्य प्रदेश में मोदी जी का नया मॉडल देखने मिला। एक मॉडल तो था गुजरात वाला नरसंहार वाला मॉडल, एक मॉडल था मोदानी मॉडल, पूरे देश की संपत्ति जो है अडानी अंबानी को देने वाला मॉडल। एक मॉडल जो है वो अब जो देखने मिला वो विपक्षहीन संसदीय व्यवस्था का मॉडल। खजुराहो के अंदर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, एक फॉर्म में एक जगह दस्तखत नहीं हुआ तो उसका नामांकन रद्द कर दिया, जबकि ये काम इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का है। कम से कम 50 अधिकारी लगते हैं, उनका काम है, उन्हें तनख्वाह किस बात की दी जाती है और जांच के लिए क्या बैठते हैं वो एक जगह अगर दस्तखत नहीं करा पाए तो। एक बात है। दूसरा, आपने देखा इंदौर के अंदर उन्होंने क्या किया। इंदौर के अंदर 17 साल पुराने केस में अक्षय बम जो है, जो उनका उम्मीदवार था कांग्रेस का, उसकी धारा बढ़ा दी, 307 लगा दिया। और जो है उसके पास है वो भी करोड़पति आदमी था, उसको ब्लैकमेल किया, दबाव में लाया, तो कैंडिडेचर वही छोड़ छाड़ करके वो भाग गया और वो भी भाजपा में शामिल हो गया। तो आप जो है, हालांकि दोनों जगह पर हमने खजुराहो के अंदर एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का एक जो है वो उम्मीदवार थे, उनका समर्थन किया। इंदौर के अंदर SUCI का एक कैंडिडेट था, उसका हमने समर्थन किया। लेकिन ये जो देश जिस दिशा में जा रहा है या मोदी जी जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो उसकी एक बानगी है, उसका ये ट्रेलर है। क्योंकि मोदी जी ये भाषण देते हैं कि मैंने जो अभी तो 10 साल में ट्रेलर ही दिखाया है ना, तो हम ये देख रहे हैं। और मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मतदाताओं से कि आपने जो ट्रेलर देखा है उसमें आपने लखीमपुर देखा है जिसमें किसानों को कुचला गया। आपने ट्रेलर देखा है 380 दिन तक किसान लाखों बैठे थे दिल्ली के अंदर, तो 732 किसान शहीद हुए। आपने ट्रेलर देखा है शुभकरण सिंह 22 साल का नौजवान लड़का, हरियाणा की पुलिस घुस गई और बम्बई उसमें जाके पंजाब में उसको सिर के आर पार गोली मारने का काम किया। लोगों ने देखा है कि मंदसौर के अंदर 6 किसानों की हत्या करने का काम किया। मेरा कहना ये है कि ये जो मॉडल है किसानों को पूरी तरीके से एक समाप्त करने का, उनकी ज़मीनों को छीन करके अडानी अंबानी को देने का मॉडल, या फिर जो इस देश के जो मज़दूरों ने देखा, अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। अरे भाई मोदी जी, आप राम मंदिर के लिए ट्रेनें फ्री चलवा रहे हो, लोगों को भिजवा रहे हो, तो आप इस देश के मज़दूरों के लिए भी फ्री ट्रेनें चलवा देते।
वापस चले जाते तो उन्हें पैदल नहीं चलना पड़ता। हज़ारों मज़दूरों की जो मौत हो गई चलते चलते पैदल, वो उनकी मौत नहीं होती, है ना, उनका कुछ कर लेते। और फिर आपने देखा कि ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने जिस तरीके से यौन हिंसा के मामले में जो बर्ताव किया, ब्रजभूषण सिंह जो है उसके ऊपर 10-10 महिला पहलवान जो कि देश की गौरव थी बेटियां, है ना, उन्होंने FIR करवाया, उसके अंदर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके लड़के को इन्होंने टिकट दे दिया, जिसने कुचलवाया जो मुख्य साजिश करता था टैनी गृह राज्य मंत्री, उसको खुद को टिकट देने का इन्होंने काम किया। और अभी आपने देखा पूरे के पूरा मणिपुर अभी 11 महीने वहाँ पर हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहाँ घुमाया जा रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री को एक भी मिनट जाने का वहाँ पर वक्त नहीं मिला। तो क्या मध्य प्रदेश में इन सब मुद्दों का असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है सब देखिए सोशल मीडिया आजकल, कोई देखिए गोदी मीडिया तो लोग देखते नहीं, लोग सब सोशल मीडिया देखते हैं अपनी अपनी चॉइस के, सबने अपने अपने तय किए हुए हैं किस यूट्यूबर का देखना है, किसको कौन सा पसंद है, लोग उसका गांव तक खेतों तक जो है वो ये देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों का बहुत व्यापक असर है। तो लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर अच्छी फाइट है, मैं कह सकता हूँ। और मैं आपको बता भी सकता हूँ कि भाई एक मुरैना है, नंबर 1 की सीट अगर जीती जाएगी सबसे पहले तो वो जीती जाएगी। इसके बाद राजगढ़ है जो दिग्विजय सिंह की अपनी सीट है, एक रतलाम की सीट है, कांतिलाल भूरिया की सीट है, इसके साथ में छिंदवाड़ा एक सीट है चौथा नंबर, और 5वां मंडला की एक सीट है। सतना के अंदर सुखलाल कुशवाहा के जो लड़के सिद्धार्थ उनकी सीट है, एक मिश्रा जी हैं, उनका अभय मिश्रा विधायक है, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, वो रीवा की एक सीट है। फिर हम देख रहे हैं ग्वालियर के अंदर और भिंड के अंदर बढ़िया फाइट है। तो लगभग 10 सीटें ऐसी हैं, पिछली बार केवल 1 की सीट थी कांग्रेस के पास। तो अगर 10 के ऊपर अगर ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है और लगभग 5 सीटें जीतने की अगर आज स्थिति है, तो मुझे लगता है कि मौसम बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, राजनीति बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है, इंडिया गठबंधन आ रहा है। समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी यूपी में? समाजवादी पार्टी आज की तारीख में 35 सीटें ऐसी हैं जिनकी गिनती की जा सकती है पहले राउंड से लेकर अभी तक, और ये लगातार बढ़ता चले जाने वाला है। अप्रत्याशित तौर पर लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। जब जयंत चौधरी चले गए थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी। आप तो उस इलाके से आते हैं, आपकी बड़ी मजबूत आपका विश्लेषण है, आपकी समझ है, आप खुद ही बता सकते हैं कि पहले ही राउंड के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। बाद में तो फिर आपको मालूम है कि अब जो है सेंट्रल यूपी है और पूर्वांचल है, वहाँ पर तो समाजवादी पार्टी आगे रहने ही वाली है। और खुद अब जब जाकर पता चल रहा है कि राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को जो है इनडायरेक्टली समर्थन दे दिया है। अब वो तो जो है राजा भैया खुद ही बताएंगे। राजा भैया पहले समाजवादी पार्टी के अंदर रहे हैं, अगर उनका विवेक जागता है और वो जो है गृह वापसी करते हैं तो राजा भैया को भी समझ में आ रहा होगा कुछ। मुझे लगता है कि ग्राउंड के ऊपर जो भी लोग हैं उनको समझ में आ रहा है, और ये खुद असल में योगी जी भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी के बीच में जिस किस्म का एक दरार पैदा हो गई है, संघ के बीच में और भाजपा के बीच में जिस तरीके की दरार जी, मैं इस मुद्दे पे फिर अभी बात करता हूँ। श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुनीलम का कहना ये है कि योगी आदित्यनाथ भी ये चाहते हैं, तो भाई ये तो समझ से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में बोला कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश का, और हम 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और मेरे भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मुझे गर्व है कि मुझे योगी आदित्यनाथ जैसे जो है साथी मिले हैं। और डॉक्टर सुनीलम कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं चुनाव हरवाना, तो ये मेरी समझ से तो बाहर है, क्या कहेंगे? आपको याद भूल गए हैं क्या कि खट्टर साहब को जिसे हटाया गया उसके एक दिन पहले उनकी कितनी तारीफ मोदी जी ने किया था। नरेंद्र मोदी, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह होंगे। वो अपने पार्टी के जितने भी प्रमुख लोग हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं, सबको किनारे कर देना चाहते हैं, और उसी श्रेणी में, उसी क्रम में योगी जी भी आते हैं। तो सबको मतलब योगी आदित्यनाथ के अलावा और कौन कौन लोग हैं? जितने भी प्रमुख लोग हैं उन सबको किनारे कर देंगे वही, और अमित शाह दुआ भी रहेंगे, और बाद में अमित शाह को भी किनारे कर देंगे। डॉक्टर सुनीलम, अभी आप आगे बढ़ा रहे थे, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए, उन्होंने बोला
कि भाई यदि सरकार बनती है एनडीए की, प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी, तो 2 महीने के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ को जो है हटा देंगे, साइडलाइन कर देंगे। उसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह का जो है वो एक्स हैंडल पर जो है पोस्ट आती है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं उनकी पोस्ट आती है, योगी आदित्यनाथ की भी आती है कि जीतेंगे ही नहीं, पूरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे। भाई 75 साल का तो संविधान खुद नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया भारतीय जनता पार्टी में। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, ऐसे नेताओं को जो है मार्गदर्शन मंडल में रख दिया। तो ये जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी से त्रस्त है, क्योंकि आरएसएस जो है वो एक वैचारिक संगठन है, उसका अपना उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति पूजा, वहाँ पर भी व्यक्ति पूजा है, लेकिन मोहन भागवत जी की भी व्यक्ति पूजा है वहाँ पर। अब ये जो है उसको बिलिटल करने का काम कर रहे हैं, संघ को भी ये जो है वो नकारने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपने बहुत सारी बात कही, लेकिन मोदी जी का बताइए। मोदी जी ने कहा कि नहीं, योगी जी थे, हैं और योगी जी ही रहेंगे। अभी तक ऐसा तो कोई बयान हमने तो उनका देखा नहीं है, और बाकी सब लोगों के कहने का कोई महत्व नहीं। अब राजनाथ सिंह जी खुद ही अपनी इज्जत बचाते हुए घूम रहे हैं, सम्मानित नेता हैं, वो भी मार्गदर्शन मंडल में इसके बाद चले जाएंगे। आप देखिएगा कि जब नई सरकार अगर कहीं खुदा ना खास्ता बनेगी तो उसके अंदर राजनाथ जी का भी पता नहीं चलेगा, उसके अंदर गडकरी जी का भी पता नहीं चलेगा। ये सब जो है आडवाणी जी के साथ में और जो है इनके साथ में मुरली मनोहर जोशी जी के बगल में ही आपको मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए दिखलाई पड़ेंगे। असल में ये पूरी की पूरा जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स की जो पूरी बात है, ये इस देश के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि देश के अंदर हो सकता है कि ये अंतिम चुनाव साबित हो, जैसे सूरत के अंदर कर दिया। अब आपका कैंडिडेट ही नहीं है ना, तो निर्विरोध करा दिया। तो अभी जो है 2-4-5 जगहों पर किया, अगली बार 50 जगह के ऊपर कर देंगे। और ये काम कोई नया नहीं है देश के अंदर। ये सरपंच, लेकिन डॉक्टर साहब एक मुखिया वाले चुनाव में, सहकारिता के चुनाव में, दुग्ध संघ के चुनाव में, ये सब चीज़ें पूरे देश में होती रहती हैं। तो अब वो नया लेवल लेकर के आ गए हैं ये। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा प्रश्न इस समय चुनाव आयोग पर ये है कि भाई चुनाव ही नहीं हुआ, हो सकता कि उस क्षेत्र के सारे लोग नोटा पर ही डाल देते, दोबारा चुनाव होता। तो ये तो चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग जिस तरीके से वीवीपीएटी पैट की 100% पर्चियों को गिनने के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में चट्टानी तरीके से खड़ा रहा है, वही सबसे उसकी स्थिति को संदिग्ध बनाता है। और जिस दिन इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके चुनाव आयोग के मेंबरों को, कौन उसका जो चयन प्रक्रिया है, एक सीजीआई को हटा करके कानून मंत्री को जिस दिन आप ले आए, उसी दिन ये साबित हो गया कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करना चाहता। अभी तो ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ा मसला फंस गया है। ऐसा कैसे होता है आप मुझे बताइए। लेकिन डॉक्टर साहब, बारामती के अंदर है ना 45 मिनट तक जो है वो पूरा जहाँ पर रखी हुई हैं वो गोल रहता है। छिंदवाड़ा के अंदर 45 मिनट तक जो है सीसीटीवी कैमरे सब ऑफ हो जा रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? मेरा ये दावा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 से 150 ईवीएम मशीनें ख़राब हुई। और मेरा ये कहना है कि जब ईवीएम मशीन ख़राब होती है और जब वो मशीन बदली जाती है, तभी उसके अंदर सबसे बड़ा घोटाला होता है। और अब तो आपको मालूम है कि अभी पुनर्विचार याचिका जारी अभी कर दी है दाखिल। इस क्यों की गई है? ईवीएम का हिसाब किताब 2 ही सरकारी कंपनियां हैं जो ईवीएम बनाती हैं। कितनी कम उन्होंने बनाई, कितनी सप्लाई की, कितनी मिसिंग है, इसका हिसाब किताब, उसके नंबर की मैचिंग नहीं हो पा रही है। आपको मालूम है दिग्विजय सिंह ने तो ये भी कहा कि भाई 15 वोट डले और उसमें 50 वोट दिखलाई पड़ रहे हैं। लेकिन गोलमाल है पूरा मामला। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं 150 से ज़्यादा सभाएं इंडिया गठबंधन के लिए मैंने किया है और अलग अलग जगह पर संयुक्त किसान मोर्चे वाला सब कुछ मैं करके आया हूं। सब जगह लोग कहते हैं कि आप आ तो गए, आपकी बात तो हमने सुन ली, हम तो मोदी के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा इसकी गारंटी नहीं है। वो आप ईवीएम ठीक कराओ, ईवीएम रहेगा तो मोदी आएगा। लेकिन लोग बोलते हैं। तो इतना एक अविश्वास ईवीएम के प्रति पैदा हो गया है कि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस अविश्वास को दूर करने के लिए, और अगर वो नहीं करते हैं दूर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसमें आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आगे आ रहा है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब
CGI खुद ही दे सकते हैं और कोई। लेकिन डॉक्टर साहब इस समय तो सवाल ये है कि आप लोग मान कर चल रहे हैं कि भाई सरकार जा रही है, एक और कह रहे हैं EVM में जो है गड़बड़ी हुई है, तो फिर सरकार कैसे जा रही है फिर? देखिए, हम ये मानते हैं, हमारा जो बिहार का और उत्तर प्रदेश का अनुभव है, हर जगह का अनुभव ये बताता है 5,000 तक का मार्जिन विधानसभा में अगर हो तो DM जो है वो EVM के माध्यम से मैनिपुलेट कर पाता है। अगर वो मार्जिन 10,000 तक का हो तो वो लोकसभा के अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्जिन बड़ा है ना, तो फिर उसको मैनिपुलेशन की कोई संभावना उसके अंदर नहीं रहती है। 4 चरण में 379 सीटों पर जो है मतदान हो चुका है। इन 379 सीटों में कितनी सीटें आप इंडिया गठबंधन को मानकर चल रहे हैं और कितनी NDA को? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपसे ये कह सकता हूँ कि 130 सीटें जो दक्षिण भारत में हैं उनमें से 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पा रही है। आप मानिए कि 30 अगर पा जाएगी तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। तो आप 100 सीटें तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सीधे सीधे आ रही हैं। आप अगर चले जाइए महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र में 60% से ज़्यादा सीटें महाविकास अघाड़ी की आ रही हैं। आप अगर बिहार चले जाइए तो वहाँ महागठबंधन की 60% से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। आप अकेले अगर चले जाइए बंगाल के अंदर तो ममता दीदी की सीटें पिछली बार से बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहाँ पर लगातार घट रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि अभी गया था, तेलंगाना में गया था, हैदराबाद में संयुक्त किसान मोर्चे का जो पूरा एक अभियान चल रहा है कि भाजपा को बेनकाब करो, विरोध करो, दंडित करो, वो और हुबली भी में गया था। तो दक्षिण भारत का जो माहौल देख के आया और फिर हमने यहाँ पर जो देख रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, कि वहाँ पर तो घुसने नहीं दे रहे। आपको मालूम है वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर तो सुनील जाखड़ ने जा कर के ज्ञापन दिया जो है इलेक्शन कमीशन को कि भाई हमारे को भी जो है अपना कैंपेन करने का अधिकार है, तो हमारे को अधिकार सुनिश्चित किया जाए। तो CO ने DGP को बोल दिया, तो उन्होंने किसान नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। तो कई किसान नेता जो है गिरफ्तार हुए, उससे माहौल और भी ज़्यादा भड़क गया। मेरा मतलब ये है कि स्थिति ऐसी है कि पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। तो मेरा कहना ये है कि अगर 379 में कितनी, 379 में इंडिया गठबंधन कितनी? नहीं, मैं ये कोई संख्या आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 4 चरणों के अंदर इंडिया गठबंधन आगे है। और हर नए चरण के अंदर वातावरण क्योंकि लगातार पलटता चला जा रहा है, और वो आपको कई बार मीडिया के तौर पर भी आपको दिखलाई पड़ेगा मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से, और जो उनकी बौखलाहट है, वो जो ये कह रहे हैं कि आएंगे तो ये जो है एक्सरे करेंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे और भैंसे खोल के ले जाएंगे और पैसा आपका बांट देंगे और वो ज़्यादा बच्चे वालों को बांट देंगे। ये सब जो वो ऊट पटांग उल जलूल जो बातें कर रहे हैं, जो आज तक इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है, तो मुझे इससे लगता है कि वो अब मुझे इस बात की चिंता है कि वो कोई बहुत बड़ा ऐसा गंभीर कदम उठा सकते हैं जो इस देश के लिए बहुत जो है क्या कहा जाए कि वो पूरे इस देश के संविधान के स्वरूप को ही बदलने का काम वो कर दे। क्योंकि आपको सतपाल मलिक का आपको याद होगा, सतपाल मलिक जी ने कहा था कि चुनाव हारने की अगर स्थिति बनेगी तो ये भी हो सकता है कि वो राम मंदिर के ऊपर हमला करवाने की बात हो जाए, PO के ऊपर हमला करने की बात हो जाए, पुलवामा टाइप कुछ करने की बात हो जाए। अब क्योंकि उन्होंने बात कही, प्रशांत भूषण ने वहाँ पर भी वाली बात कही है ना, तो अभी तो आपने देखा भी कुछ पुंज के अंदर छोटा मोटा एक हुआ था, छोटा तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें हमारे देश के जो है वीर जवान जो है हमारे शहीद हुए। लेकिन इन 3 चरणों को जीतने के लिए है ना, जब हेमंत विश्व शर्मा ये कहने लग गए कि जो है शानदार जो है मथुरा में और काशी के अंदर जो है हम मंदिर बनवाने का काम करेंगे, तो ये तो आज तक कभी बोला नहीं गया था। भाजपा ने तो कभी ये कहा ही नहीं था। भाजपा और बाकायदा दूसरे भी लोग थे वो कहते थे कि भाई ठीक है 15 अगस्त 1947 के समय जो स्टेटस था है ना, उसके अंदर केवल एक में फेरबदल होगा, बाकी के अंदर हम कोई छेड़खानी करने का काम नहीं करेंगे। तो ये सब ऐसी स्थिति बता रहा है कि बिल्कुल एक पैनिक की स्थिति है ना, जी भगदड़ है। और वो भगदड़ जो है इससे पता चलती है कि वो बिंद करके एक वो सांसद थे
है ना। भाजपा के सांसद वो कहाँ समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। अब आप मेरे को बताइए, अगर इतनी मजबूत होती भारतीय जनता पार्टी तो उनका सांसद जो है वो जाता क्या। जी, अरुण श्रीवास्तव जी से बात कर लेते। अरुण जी, डॉक्टर सुनीलम का कहना है कि स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की इस समय खराब देखने को मिल रही है। खुद प्रधानमंत्री जी जो भाषण दे रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी करा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। क्या लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी क्या करा सकती है चुनाव जीतने के लिए? जैसा सुनील ने कहा ना कि सतपाल मलिक ने बहुत दिन पहले हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। और उन्होंने राम मंदिर पे आक्रमण करने की बात की कि बम से उड़ा देंगे। हम लोग लिख करके इलेक्शन कमीशन को भी और प्रधानमंत्री को भी, समाजवादी समागम की तरफ से भी हमने कहा कि इसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वो पीओके पे आक्रमण कर सकते हैं, कुछ मिली भगत कर सकते हैं, मतलब वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कि उनका राम मंदिर का मामला बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो पाया है। लेकिन अरुण श्रीवास्तव जी, भाई ये आरोप सत्ता पक्ष पर ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी पर ही क्यों? ये दूसरे जो दल हैं ये भी तो सत्ता लोभी होते हैं, तो ये भी तो कुछ भी करा सकते हैं। नहीं, इनकी ताकत नहीं कि ऐसा कुछ करा पाए जैसे जो मैं कह रहा हूँ। और उनको मालूम है कि राम मंदिर पर अगर बम चलेगा तो हमारा ही नुकसान होगा ना, हम क्यों कराएंगे। अच्छा श्रीवास्तव जी, ये जो 379 सीटों पर मतदान हुआ है 4 चरणों में, इन पर इंडिया गठबंधन और एनडीए कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? देखिए, हम कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं। हम इतना मान रहे हैं कि बीजेपी पहले की अपेक्षा बहुत कम सीट जीतने जा रही है। सरकार बना रही है, नहीं बना रही बीजेपी? बिल्कुल, सरकार अभी तो 400 पार का नारा दे रहे थे ना। मैं आज चौथे चरण तक मैं ये कह रहा हूँ कि उनको बहुमत की तरफ आने में भी लाले पड़ जाएंगे। 272 भी नहीं आता। 272 भी नहीं। जी डॉक्टर सुनील, कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर देखा जाए तो 100 सीटें उनकी कम हो चुकी हैं, है ना। इसका पूरा विश्लेषण आया है, 4 चरणों में उनकी 100 सीटें कम हो गई हैं। तो अब आप वैसे ही लगाइए, 303 से 100 अगर कम कर दिए 203 हो गई, है ना। तो जो ये वाली बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 के ऊपर नहीं जाएंगे, और आप 50 कर लो और 200 तक पहुंचा दो, लेकिन और एनडीए का करके आप कर लो 250 पहुंचा दो, आप कहाँ पर पहुंचेगा? कहीं कोई गुंजाइश असल में राज्यवार अगर आप देखते चले जाएंगे तो कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने की। कोई तिकड़म ही, कोई चमत्कार ही, कोई बड़ा घोटाला ही मोदी जी की सरकार बना सकता है, ये बात है। नहीं तो वो जो उनका एक जो पुतिन मॉडल है उनका, है ना, विपक्ष को ख़त्म करके अपने हाथ में पूरी सत्ता लेने का, अब मोदी हैं तो मुमकिन है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री आपको मालूम है जब भी गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सांसद लोग तय करते हैं, तो इस बार भी सांसद तय करेंगे, और कोई तो तरीका है ही नहीं। इसमें कोई आपको मालूम है संसदीय दल की बैठक होगी, उसके अंदर तय होगा। लेकिन अब ये सवाल जो है जब होने लग गया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी जो है पहले 400 पार कर रहे थे, हम लोग तड़ी पार कर रहे थे, है ना। और अखिलेश जो हैं वो 400 हार की बात कर रहे थे, और फिर वो कहने लगे कि अगर ये आ गए तो ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अब ये कहने लगे कि अगर ये आ गए तो ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री ये बनाएंगे। मतलब ये है कि अब उन्हें एक तरीके का आशंका जो है लग रही है, मतलब एक शेर आया नहीं, शेर आ गया है, और इसलिए अब उन्हें लग रहा है कि अब इनके बीच में कुछ रिफ्ट पैदा करने का काम करो। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, मैं भी लगातार लगभग रोज़ विश्लेषण करता हूँ राजनीति का, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसमें इंडिया गठबंधन ने बहुत के लीडर्स ने बहुत बड़ी मैच्योरिटी दिखाने का काम किया है। कौन ये कह सकता था, आप मुझे बताइए, कि जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 17 सीटें दे देगी? कौन ये कह सकता था कि सीपीआई और सीपीएम को भी सीटें राजस्थान और बिहार के अंदर भी दे दिए जाएगी गठबंधन के अंदर, है ना। कौन ये कह सकता था कि भाई ये जो तीनों लोग हैं, है ना, मतलब चाहे वहाँ पर कांग्रेस है, शिवसेना और एनसीपी है, उनका इतना परफेक्ट गठबंधन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कोई, अच्छा सबसे बड़ी बात तो दिल्ली है ना, इस दिल्ली के अंदर, है ना, अगर समझौता हो रहा है इसका मतलब जो है बहुत एक क्या कहा जाए, ब्रॉड उसके साथ एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ में इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने
पहुंचाने के लिए इंडिया गठबंधन की लीडरशिप साथ आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया गठबंधन जब जिस दिन बना था, है ना, उसी दिन पूरे देश के अंदर हलचल हो गई थी कि नहीं, अब जो है मोदी का मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन इंडिया गठबंधन का जब नतीजा आ जाएगा और इंडिया गठबंधन की जीत होने के बाद में जिस दिन संसदीय दल की मीटिंग होगी, पहला जो नाम आएगा पूरा देश कहेगा कि हाँ, हो गया मामला, अब कोई मतलब स्थिरता वाला कोई खतरा नहीं है। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है एक सहमति इंडिया गठबंधन के अंदर बनी हुई है। जी, डॉक्टर सुनीलम अनुज श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर सुनीलम और अनुज श्रीवास्तव जी, इनका कहना ये है कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आधार बताया कि भाई जो मोदी सरकार में किसानों के लिए काम कुछ नहीं हुए, युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुए, मतलब किसी के लिए कोई काम हुआ ही नहीं, सीधा जुमलेबाजी हुई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाई किसकी सरकार बनने जा रही है। चौथे चरण का जो मतदान खत्म हो चुका है, पांचवें चरण में जो है इंडिया गठबंधन के और एनडीए दल के दोनों ओर से जान झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की जितनी उम्र है उससे उतनी सीटें भी कांग्रेस की नहीं आएंगी। राहुल गांधी ने कह दिया कि लिख के ले लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, एनडीए की, प्रधानमंत्री कौन बनता है। फिलहाल इस डिबेट को यहीं विराम देते हैं। देखते रहिए द न्यूज़ 15।